बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैप्टर चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में से करंट अकाउंट हमने कर लिया है। करंट अकाउंट के जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स। करंट अकाउंट हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट हमने स्टार्ट कर दिया था। कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा किया था। कैपिटल अकाउंट में हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट के 5 पार्ट्स थे जो कि आप लोगों ने सब नोट किए थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, बैंकिंग कैपिटल, रुपी डेट सर्विस और अदर कैपिटल, ये आपने यहाँ पर सारे नोट किए थे। इसमें से सबसे मेन जो है वो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और बोरोइंग्स है। ये दोनों सबसे मेन है, बाकी तीनों आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। आपको याद रहता है दैट इज़ फाइन, बट मेन जो है ये दोनों चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। इसमें से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 2 तरह के हो सकते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 2 चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। दोनों का मीनिंग हमने डिस्कस लास्ट क्लास में कर लिया था। मान लीजिए कि सूर्यांश, आप रशिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की नई फैक्ट्री डाल रहे हो। रशिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की नई फैक्ट्री आप डाल रहे हो। क्या होगा ये, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई होगा। ओके। मान लीजिए कि आपने यूएसए में फेसबुक कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज किए। क्या होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? पोर्टफोलियो सर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनका मीनिंग हमें मोटा मोटा समझ आ गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और बॉन्ड्स। शेयर या बॉन्ड खरीद रहे हो आप सिर्फ। बॉन्ड्स भी एक अलग चीज़ होती है, उसका मीनिंग जानने की हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। बॉन्ड्स वर्ड लेकिन याद रखना है, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का अगर डेफिनेशन आती है तो आपको लिखना है इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। पूरा बिजनेस आपने वहाँ खरीद लिया, अब उस बिज़नेस को आप ही चलाने वाले हो, सारे उसके डे टू डे डिसीजन मेकिंग वगैरह सब आपके थ्रू ही होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने समझ लिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं बोरोइंग्स पे। बोरोइंग्स का मतलब किसी से पैसा उधार लेना। किसी से पैसा उधार लेना इज़ कॉल्ड बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में 3 तरह की चीज़ें आ सकती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। 3 चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी लोन ही है, एक्सटर्नल असिस्टेंस भी लोन है, दोनों चीज़ें लोन है। ये भी लोन है, ये भी लोन है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कमर्शियल। यहाँ पर आ रहा है वर्ड कमर्शियल। कमर्शियल मतलब बिजनेस हो रहा है यहाँ पे प्रॉपर। कमर्शियल वर्ड आ रहा है तो लोन तो लिया जा रहा है लेकिन बिजनेस टर्म्स पे लिया जा रहा है। बिजनेस टर्म्स मतलब बाज़ार में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रही है उस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है। ठीक है ना। ये क्या है, असिस्टेंस, किसी की मदद करना। असिस्टेंस मीन्स किसी की मदद करना। ये कमर्शियल बोरोइंग है, ये असिस्टेंस है। क्या डिफरेंस हुआ, देखिए डिफरेंस समझ सकते हैं। मान लीजिए भाई सूर्यांश को घर बनाना है। सूर्यांश को घर बनाना है तो सूर्यांश को घर बनाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। लोन कितने का चाहिए, 50 लाख रुपए का सूर्यांश को लोन लेना है। अगर सूर्यांश बैंक बाज़ार में जाएगा, बैंक में, HDFC बैंक में या ICICI बैंक में, तो जो भी उनका मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8% 9%, उस इंटरेस्ट रेट पे सूर्यांश को बैंक लोन देगा। क्योंकि और बैंक में कस्टमर का रिलेशनशिप है। बैंक के पास कस्टमर गया, जो भी 8-9% पे वो बाज़ार में बाकी लोगों को लोन देते हैं, उसी इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा सूर्यांश को। तो वो हो गई आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल, ये कमर्शियल बोरोइंग हो गई। दूसरा क्या हो सकता था, सूर्यांश को 50 लाख रुपए चाहिए, वो अपने किसी रिश्तेदार के पास चले, मामा जी के पास चले गए, तो मामा जी मुझे घर बनाना है, 50 लाख रुपए चाहिए। ठीक है ना। अब मामा जी थोड़ी ना उसको 8-9% जो बाज़ार का रेट है उस इंटरेस्ट रेट पे देंगे। मामा जी बोलेंगे चल तू बहुत बढ़िया बच्चा है, मुझे तेरी मदद करनी है, मैं तुझे 2 या 3% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देता हूँ। तो दिस इज असिस्टेंस। इंटरेस्ट वो भी लेंगे, है ना, वो भी 50 लाख रुपए दे रहे तो ही विल ऑल्सो टेक इंटरेस्ट, लेकिन वो इंटरेस्ट
कम रेट पे आपसे लेंगे। तो कमर्शियल बोरोइंग मतलब मार्केट में जो टर्म्स है उस टर्म्स पे आपको लोन मिल रहा है। असिस्टेंस मतलब मार्केट में जो टर्म्स है उससे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मदद करने का ऑब्जेक्टिव भी डला हुआ है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस दोनों ही चीज़ें लोन है। ओनली डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में इंटरेस्ट रेट मार्केट वाला होता है और एक्सटर्नल असिस्टेंस में इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट से कम का होता है। ये आपको यहाँ पे डिफरेंस समझना है। जैसे मार्केट रेट मतलब व्हाट, जैसे मान लीजिए कि आपको आयुषी को ड्रेस खरीदनी है, ड्रेस खरीदनी दुकान पे जाएगी, 2000 रुपये की ड्रेस है, 2000 रुपये में खरीदे, मार्केट की रेट है। लेकिन अगर आयुषी अपनी मौसी की दुकान है मान लिए, वहाँ पर जाती है ना, तो मौसी तो थोड़ी ना 2000 रुपये लेगी, फिर वो उसको सस्ते में देगी, तो मौसी उसको 1500 रुपये में ड्रेस दे देगी। तो ये कमर्शियल टर्म्स नहीं है, कमर्शियल तो बिज़नेस नहीं है। अब तो मौसी ने आयुषी को दी है 1500 रुपये में ड्रेस, तो एक इसमें थोड़ा थोड़ा असिस्टेंस भी आ गया। ये डिफरेंस हमें यहाँ पर दोनों चीज़ में समझना है। एनी डाउट सूर्यांश? No, sir. समझ में आ गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस? Yes, sir. ओके। आयुषी? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट आ गया हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। इसे हम देख लेते हैं। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया था पिछली बार, ये कंप्लीट हो गया था। बोरोइंग्स के अंदर हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये रहा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, लोन्स अवेलेबल एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज़ अ लोन जो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस, लोन अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंसेशन का मतलब आपको पता ही होगा, सस्ते में देना, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलता है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, फाइनेंशियल एड, किसी को पैसे की मदद करना भी इसमें आ जाता है। इंटर गवर्नमेंटल लोन्स भी इसमें आ जाते हैं, मतलब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को लोन दे रही है, दैट ऑल्सो गेट्स कवर्ड इन एक्सटर्नल असिस्टेंस। अगर आपको इसमें कुछ नोट करना है आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, इसको शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। इसमें क्या आता है, थोड़े पीरियड के लिए उधार देना, थोड़े पीरियड के लिए उधार देना। तीन इसके एलिमेंट्स हैं। पहला है आपका सप्लायर्स क्रेडिट अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक का सप्लायर्स क्रेडिट, या फिर सप्लायर्स क्रेडिट मोर देन 6 मंथ्स, सप्लायर क्रेडिट 6 महीने से ज़्यादा का, या फिर बायर्स क्रेडिट। तीन चीज़ें इसमें हो गई। अब सप्लायर क्रेडिट क्या होता है, बायर्स क्रेडिट क्या होता है, वो जान लेते हैं। सप्लायर क्रेडिट क्या होता है, मान लीजिए कि मैं कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए कि खूब सारे जूते इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से, ठीक है ना। अब जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो जब बिज़नेस हम करते हैं तो हमें थोड़े 2 महीने 3 महीने का उधार का टाइम भी मिलता है कि भाई आप पैसे 2 महीने बाद दे देना, 3 महीने बाद दे देना। अब ये उधार जो है ये 2 तरह से हो सकता है, ये उधार 2 तरह से हो सकता है। देखिए कैसे, चाइना में कोई सेलर है, ठीक है ना, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्टिंग शूज़, मैं जूते इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, आई एम इन इंडिया, मैं जूते उससे इंपोर्ट कर रहा हूँ, कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के मैं यहाँ पे जूते इंपोर्ट कर रहा हूँ। 2 चीज़ इसमें हो सकती है,
पहला तो क्या होगा, चाइना का सेलर मुझे बोलेगा कि आप पैसे 3 महीने के बाद दे देना। चाइना का सेलर क्या बोलेगा, यू पे आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद आप पैसे दे देना मुझे। ये उधार किसने दिया, ये उधार दिया है सेलर ने। ये उधार किसने दिया, सेलर ने खुद उधार दिया है। तो जब हम बात कर रहे हैं सेलर, सेलर बोल सकते हैं, सप्लायर बोल सकते हो, तो सप्लायर ने उधार दिया। अगर सप्लायर 6 महीने तक का उधार देता है तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। सप्लायर 6 महीने से ज़्यादा का उधार देता है, अप टू 1 ईयर, तो ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तो ये सप्लायर्स क्रेडिट हो गया। एक चीज़ और हो सकती है कि मैं इससे उधार नहीं ले रहा, मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ, यहाँ पे मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ मुझे आप 3 महीने के लिए लोन दे दो, तो बैंक मुझे 3 महीने के लिए लोन दे देता है। बैंक ने मुझे 3 महीने के लिए लोन दे दिया। अभी तो चाइना के सप्लायर को मैं दे दूंगा पैसे, बैंक को मैं 3 महीने बाद लौटाऊंगा। तो ये क्या हुआ कि उधार तो है, लेकिन जो बायर है उसने ये उधार खुद अरेंज किया किसी और बैंक के पास जाके। तो सप्लायर क्रेडिट में क्या हुआ, सप्लायर ने खुद ने उधार दे दिया। बायर क्रेडिट में क्या हुआ कि उधार जो है बायर ने अरेंज किया किसी और के पास जाके, सप्लायर ने आपको कोई उधार यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये क्या हो गया, ये बायर्स क्रेडिट की डेफिनेशन हो गई। तो सप्लायर्स क्रेडिट, क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय द ओवरसीज सप्लायर, जो बाहर के देश में सप्लायर बैठा है उसने आपको उधार दिया। बायर्स क्रेडिट क्या होता है, लोन्स फॉर रीपेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, इम्पोर्ट करा जो आपने इंडिया में, उसके लिए आपने लोन लिया, अरेंज्ड बाय इम्पोर्टर, इम्पोर्टर ने खुद अरेंज किया है। किससे अरेंज किया है, फ्रॉम अ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई बैंक है उससे बायर ने खुद ने यहाँ पर क्रेडिट अरेंज किया है। तो ये भी एक तरह की बोरोइंग ही है। ओनली थिंग इज़ ये बोरोइंग सामान इंपोर्ट करते वक्त करी जा रही है और छोटे पीरियड के लिए है। समझ आया आयुषी, शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया? यस सर। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग इस स्लाइड को भी। शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट भी इसे बोला जाता है। तो आपकी बुक में आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट लिखा गया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बीओपी का डेटा होता है उसको अगर आप देखोगे, वहाँ वो लोग शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया टर्म यूज़ करते हैं। जब ये स्लाइड नोट हो जाए बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर डन। डन, ठीक है। सूर्यांश आप कंप्लीट करिए। यस सर डन। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल क्या होता है, बैंकिंग कैपिटल सीधा सा आंसर मतलब है इसका कि बैंकों की कैपिटल। पहला पार्ट क्या बैंकिंग कैपिटल का, फॉरेन असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो हमारे कंट्री के कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स मतलब जितने भी आईसीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके सबके अगर कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन में असेट्स है, वो आपके फर्स्ट इसका एलिमेंट हो गया। फॉरेन असेट्स मतलब फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स,
अगर इन बैंकों के पास कोई फॉरेन करेंसी है पड़ी हुई तो वो फॉरेन एसेट्स में आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या होगा, रुपी ओवरड्राफ्ट्स टू नॉन रेजिडेंट बैंक्स। नॉन रेजिडेंट बैंक मतलब जो इंडिया के बाहर के बैंक हैं, उन बैंकों को आपने ओवरड्राफ्ट करने की फैसिलिटी दी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो मैं 1 लाख रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितने पैसे पड़े हैं उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो। तो अगर हमारे इंडिया के फॉरेन बैंक्स ने, सॉरी इंडिया के कमर्शियल बैंक्स ने नॉन रेजिडेंट बैंक, बाहर के बैंकों को कुछ ओवरड्राफ्ट करने की फैसिलिटी दी है, तो वो आपका असेट में आ जाए। क्यों, हमारे बैंक के लिए तो असेट है। बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो वो उसके लिए असेट है, बैंक का पैसा है वो उसने उधार दिया है। तो फॉरेन असेट्स में आ गया आपका फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस रुपी ओवरड्राफ्ट्स टू नॉन रेजिडेंट बैंक्स, दो चीज़ें आपकी फॉरेन असेट्स में आ गई। फिर फॉरेन लाइबिलिटीज़, फॉरेन लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, अगर नॉन रेजिडेंट लोगों ने डिपॉजिट किया है हमारे बैंकों में, तो वो नॉन रेजिडेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था एनआरआईज़ का। क्या, कौन होते हैं एनआरआईज़, बताइए। So non-resident Indians. इंडियंस। कौन होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन? तो जो लाइक बाहर चले जाते हैं, जो यहाँ रहते नहीं हैं बट होते इंडियंस हैं, वो होते इंडियन है, बाहर काम कर रहे हैं बाहर काम कर रहे हैं, बाहर और बहुत वहीं साल से। अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना। एनआरआई से रिलेटेड एक पॉइंट हमारा करंट अकाउंट में भी आया था, जब हमने करंट अकाउंट पढ़ा था वहाँ एनआरआई से रिलेटेड एक पॉइंट आया था। क्या था, याद है किसी को? ये रहा, देखिए इनविजिबल्स में था, इनविजिबल्स के अंदर था एनआरआई रेमिटेंसेस टू फैमिली। यस सर, इनविजिबल्स में पैसा भेजते हैं बाहर से। यूनिलेटरल पेमेंट्स में था कि बाहर के जो एनआरआई है वहाँ से उन्होंने अपनी फैमिली को इंडिया में पैसा भेजा, वो तो उन्होंने फैमिली को भेज दिया पैसा, वो आपका आ गया इनविजिबल्स के अंदर। अब अभी हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आ रहा है कि हमारे किसी बैंक में, इंडिया के कमर्शियल बैंक में एनआरआई ने डिपॉजिट करा रखा है पैसा, तो एनआरआई अगर फैमिली के लिए पैसा भेज दे तो वो तो हो गया आपका करंट अकाउंट में। एनआरआई ने अगर पैसा जमा कराया, एफडी कराई वहाँ बैंक में, बाद में वो पैसे वापस भी उसको मिल जाएंगे, तो फिर वो आपका बैंकिंग कैपिटल में फॉरेन लाइबिलिटीज़ के अंदर दिखाया जाता है। तो डिफरेंस समझना है आपको। नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स बैंकिंग कैपिटल का पार्ट है, नॉन रेजिडेंट रेमिटेंसेस टू फैमिली करंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये फॉरेन लाइबिलिटीज़ है कमर्शियल बैंक्स की। एक तो नॉन रेजिडेंट वाली मेन होती है, तो नॉन रेजिडेंट वाली अलग से दिखा दी। इसके अलावा अगर कोई और लाइबिलिटी है बैंक्स की तो उसको अदर देन एनआरआई डिपॉजिट करके आप दिखा दो। मतलब एनआरआई डिपॉजिट की लाइबिलिटी, एनआरआई डिपॉजिट को छोड़ के बाकी कोई और लाइबिलिटी। तो बैंकिंग कैपिटल का एक एलिमेंट हो गया फॉरेन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इसमें दो चीज़ आ गई। दूसरा हो गया फॉरेन लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इसमें दो चीज़ आ गई। और अदर्स, इस अदर्स को आप सिर्फ लिख लो, इनका ये मीनिंग भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप इसे छोड़ सकते हो। बस आप ये याद रख लो कि बैंकिंग कैपिटल के 3 हिस्से हैं, फॉरेन एसेट्स, फॉरेन लाइबिलिटीज़, अदर्स। बस ये आगे जो लैंग्वेज ये सब लिखी इसको आप छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। नोट कर लीजिए स्लाइड को भी। तीन एलिमेंट्स हो गए, फॉरेन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अदर्स। अदर्स सिर्फ अदर्स नोट कर लो, आगे कुछ नहीं लिखना। फॉरेन एसेट्स में बैंकों की जो फॉरेन करेंसी होल्डिंग है, उनके पास कोई फॉरेन करेंसी तो वो आ गई, या फिर रुपी ओवरड्राफ्ट टू नॉन रेजिडेंट बैंक्स वो आ गया। फॉरेन लाइबिलिटीज़ में नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स और उनका रिडिम्शन। रिडिम्शन मतलब आज उसने डिपॉजिट किया, साल भर बाद पैसा वापस ले लिया, पैसा वापस लेने को रिडिम्शन बोलते हैं। और अदर लाइबिलिटीज़ देन एनआरआई डिपॉजिट्स। ये बैंकिंग कैपिटल हो गया।
सर डन। डन, ठीक है। तो इसमें से नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स वाला एक मेन पॉइंट होता है, ये आ जाता है कभी शॉर्ट कम मार्क्स का। सर हम लोग की प्री बोर्ड की भी डेट शीट आ गई है। प्री बोर्ड की डेट शीट आ गई है। डेट शीट आ गई, कब से है? 5 नवंबर से है। 16 नवंबर। 15। 15, और कब? सर डन। हो गया? यस सर। ओके, सूर्यांश आप कंप्लीट करिए। यस सर, मेरा हो गया। आपका हो गया, ठीक है। तो बीओपी इक्विलिब्रियम में हमने कर लिया। अभी ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग अभी हम देखते हैं। अब क्या करते हैं, देखो ये हमने इतना बीओपी का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सब चीज़ों का मतलब पता पड़ गया, बट स्टिल अभी बीओपी देखा नहीं कि बीओपी होता क्या है आखिरकार। ठीक है ना, तो एक बार मैं आपको बीओपी दिखाता हूँ कि बीओपी एक्चुअल में क्या होता है। सिलेबस की चीज़ नहीं है, किसी भी बुक में दिया हुआ नहीं है, बट रियल प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, तो आपको पता पड़ेगा कि जो इतना कुछ पढ़ा वो है क्या चीज़, होता क्या है वो। तो बेसिकली डेटा है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, एक डेटा है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो छोटा छोटा पता नहीं क्या है, 2 मिनट के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिलेबस की चीज़ नहीं है, तो एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये बीओपी का डेटा है जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हर 3-3 महीने में बनाता है। ये डेटा कब का है? अप्रैल से जून 2000। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए अप्रैल से जून 3 महीने का डेटा ये है, 3 महीने का डेटा है। फिर जुलाई से सितंबर 3 महीने का डेटा इधर आ जाएगा इस कॉलम्स में। अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने का डेटा इधर आ जाएगा। जनवरी से मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पे बनते हैं सब चीज़ें, तो ये अप्रैल से मार्च 21-22 का डेटा यहाँ पर दिया गया। अप्रैल से मार्च 2021-2022 का डेटा यहाँ दिया गया है। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है ना। तो 3 महीने अप्रैल से जून फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च। चारों को जोड़ लो तो पूरे साल का डेटा आ गया। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का डेटा यहाँ पे आ गया। आयुषी समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, ये डेटा दिखाना एक इसलिए भी ज़रूरी है, कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में रियल डेटा आ जाता है ना, तो आपको डेटा रीड करना आना चाहिए। तो अब हमें कॉलम्स का मतलब समझ आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इतना बड़ा नहीं रखता है, इसको हम छोटा कर देते हैं, सिर्फ पूरे साल का डेटा देख लेते हैं, उतना हमारे लिए काफ़ी है। इसको क्वार्टरली क्वार्टरली वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पूरे साल का डेटा देख लेते हैं। 21-22 का डेटा है, पिछले वाले पूरे साल का डेटा है। ठीक है ना। करेंट अकाउंट, सबसे पहले हमने करेंट अकाउंट पढ़ा था। करेंट अकाउंट यहाँ पे आ गया। करेंट अकाउंट में सबसे पहले क्या पढ़ा था? विजिबल्स। विजिबल्स को मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। यस सूर्यांश, ठीक है बात? यस सर। ठीक है ना। करेंट अकाउंट का पहले डेटा आएगा, उसमें मर्चेंडाइज आएगा, फिर उसके बाद इनविजिबल्स आएगा। इनविजिबल्स में चलिए वन बाय वन चलेंगे, तो पहले मर्चेंडाइज देखते हैं। अब अप्रैल से मार्च तो समझ आ गया भाई क्रेडिट डेबिट क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है पैसे मिलना, है ना। आपको फोकस पैसे पे रखना है
चीज़ आ रही है, चीज़ जा रही है, उस पर नहीं रखना है। पैसे मिलना, रिसीव हो रही है आपको। क्रेडिट इज़ बेसिकली योर रिसीट्स, ठीक है ना। क्रेडिट इज़ बेसिकली आपकी रिसीट्स है, डेबिट इज़ बेसिकली आपके पेमेंट्स हैं। तो क्रेडिट मतलब रिसीट्स, पैसे मिलना, डेबिट मतलब पैसे देना। पैसे देने में आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, नेगेटिव साइन लगा देंगे इस पर कॉलम में लगाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब भी आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है, वो ट्रांजैक्शंस को या तो क्रेडिट बोलोगे, या रिसिप्ट बोलोगे, या पॉजिटिव बोलोगे। जिन ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी जा रही है उनको या तो डेबिट बोलोगे, या पेमेंट बोलोगे, या नेगेटिव बोलोगे। ये बात सिलेबस की है, ये बात सिलेबस की है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। पूरा बीओपी डेटा नहीं, बट ये बात आपकी सिलेबस की है, ये आप अपने पास नोट कर लो। जब पैसा मिलेगा, रिसीट होगी जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट किया तो सामान मेरे यहाँ से गया, पैसा आया, तो मुझे पैसा देखना है यहाँ पे, सामान को नहीं देखना, पैसा देखना है। पैसा मेरे पास आया, एक्सपोर्ट जो है मेरा क्रेडिट की तरफ नोट होएगा। अगर मैंने लोन लिया, अगर लोन लिया तो पैसा आया है, तो लोन लेना क्रेडिट में आएगा, रिसीट में आएगा। जब लोन चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, तो डेबिट में आएगा, नेगेटिव में आएगा, या पेमेंट्स में आएगा। समझ आ गया सूर्यांश ये बात? यस सर। ओके। अब सिंपल सी बात है, एक कॉलम में रिसीट्स लिख दी, एक में पेमेंट लिख दी, माइनस कर दो। अगर रिसीट ज़्यादा है तो प्लस में आ जाएगा, रिसीट कम, पेमेंट ज़्यादा है तो नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज की रिसीट कितनी है, 429164। इस पूरे साल की कितनी रिसीट है, 429164। इतने पैसे मिले मर्चेंडाइज को एक्सपोर्ट करके। पेमेंट कितना है, 618623। इतना पैसा दिया, सामान आया, लेकिन पैसा आया कम है, गया ज़्यादा है, तो बैलेंस कितना है मेरा, माइनस का 189459, विच इज़ अ डेफिसिट। तो ट्रेड बैलेंस मेरा कितना हो गया, ट्रेड बैलेंस इज नेगेटिव, या नेट लिखा हुआ है हमारी बुक में, हमने इसको क्या पढ़ा है, बैलेंस। नेट लिखा होता है आरबीआई के, इसमें नेट लिखा है, बुक में हमें बैलेंस लिख के दिया है। तो आप नेट याद रख लो, बैलेंस याद रख लो, एक ही बात है। तो ट्रेड बैलेंस सिर्फ विजिबल्स का होता है, मर्चेंडाइज मतलब विजिबल्स ही है ना, सिर्फ गुड्स वाला। तो यहाँ ट्रेड बैलेंस कितना है मेरा, 189459 का डेफिसिट है इस वाले साल में, 2021-2022 में। आयुषी को समझ आ गया? यस। ये मर्चेंडाइज का हमारा डेटा हो गया। अब चलते हैं वहाँ से, मिलाते हुए चलते हैं, वापस पीछे जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मिला रहा, आपने अपने पास नोट कर रखा है। अब आप इसके अंदर क्या करो, सर्विसेज जो इनविजिबल्स है, इनविजिबल्स की बात आ गई। इनविजिबल्स आपने जो नोट कर रखा है उससे आप मिलाओ, कहाँ से कहाँ तक मिलाओगे आप, यहाँ तक आप इसको मिलाइए। ये वाला, ये आप अपने नोटिंग से मिलाओ, क्या आपकी नोटिंग से पूरा का पूरा मैच हो रहा है। इसको मैं कॉलम रोज को हटा देता हूँ। ठीक है ना, अभी पूरा का पूरा आपको यहाँ दिख रहा है। आप आपने जो नोटिंग कर रहे हैं उससे मिलाओ कि क्या सारे आइटम यहाँ पे आ रहे हैं इनविजिबल के, या कोई मिसिंग है। सारे आपको मिलाने और देखो समझ में आएगा क्या आपको। बेसिकली आपने नोटिंग से देखिए इनविजिबल में क्या क्या आता है, क्या सब चीज़ यहाँ लिखी हुई है, या कुछ कोई चीज़ दूसरे नाम से यहाँ लिखी हुई है। मैच करिए। सर ये ऑफिशियल क्या है? कहाँ लिखा है ऑफिशियल? सर बी फर्स्ट। बी फर्स्ट ऑफिशियल तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। ट्रांसफर्स के नीचे। ट्रांसफ़र्स के नीचे ऑफिशियल्स और प्राइवेट यहाँ पे लिखा। ओके ठीक, इसको भी आप छोड़ दीजिए, हमको इसको भी नहीं पढ़ना है। बेसिकली ट्रांसफ़र है, देखो जो हमारे करंट अकाउंट के वो जो हमने देखे थे,
यूनिलेटरल पेमेंट्स, है ना। ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट ने किया, प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट लोगों ने किया। जो हमने यहाँ पर जो पढ़ा था करंट, ये जो करंट ट्रांसफर है हमारे यूनिलेटरल पेमेंट्स है, ये दो पार्ट्स हो सकते हैं इसके, ऑफिशियल या फिर प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट किसी को गिफ्ट दे या गवर्नमेंट किसी को ग्रांट दे तो देन वो ऑफिशियल हो गया, गवर्नमेंट के अलावा कोई और करे तो वो प्राइवेट हो गया। ठीक है। तो ऑफिशियल तो कम ही है यहाँ पे, प्राइवेट ही यहाँ पे ज़्यादा है। ट्रांसफर्स बेसिकली आपके यूनिलेटरल पेमेंट जो वही है ये। सूर्यांश आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो बेसिकली बीओपी क्या, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसको कहीं रख दो, इट इज़ अ डेटा। जैसे आपके स्कूल के मार्क्स आते हैं उसका डेटा होता है, पेपर पे लिखा होता है, इसी तरह से ये हमारे देश ने बाहर के देशों के साथ क्या क्या बिजनेस किया है ना, वो सब चीज़ का डेटा है। पूरे साल का डेटा इकट्ठा किया जाता है, उससे पता पड़ता है कि भाई हमने विदेशों के को ज़्यादा दिया या विदेशों से हमें ज़्यादा मिला। तो डेटा देखते हैं, उससे इकनॉमी की प्रोस्पेरिटी, इकनॉमी में कहाँ प्रॉब्लम है, वो सब बातें हमें मालूम पड़ती है। इसलिए सारे डेटा इकट्ठे किए जाते हैं। और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऐसे टुकड़े टुकड़े तो इसलिए किया ताकि एनालिसिस आसान हो जाए। या आपका हो जाए आप बताइएगा, या कहीं कुछ पूछना है तो आप बताइएगा। तो ये डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। सर मुझे पता नहीं आपकी स्क्रीन दिख, अच्छा नहीं, हाँ जी। कुछ नहीं, बीच में मुझे स्क्रीन देखनी बंद हो गई थी। अभी तो दिख रही है। यस सर। ओके, देख लीजिए, कहीं समझ में आ गया पूरा है करंट अकाउंट? यस सर। ठीक है। सूर्यांश? Yes, sir. ठीक है। अच्छा बताइए, GNIE क्या लिखा हुआ है कॉलम नंबर B14 में? नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। ठीक है ना। अच्छा, और ये इनकम में इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है, ये B25 पे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इनकम? इन्वेस्टमेंट इनकम क्या चीज़ है? क्या हमने किया है ये इन्वेस्टमेंट इनकम? इन्वेस्टमेंट इनकम। आप लोगों ने क्या क्या नोट किया बताइए, इनविजिबल्स में, इनकम में। सर ये मुझे लग रहा है ये वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट, ओके। और हमने रेंट, इंटरेस्ट,
प्रॉफिट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यस, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमने अलग से किया था। और जो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट है, ये सारी इन्वेस्टमेंट की इनकम है। आप कहीं पैसा लगाओगे तो आपको या तो रेंट मिलेगा, या इंटरेस्ट मिलेगा, या प्रॉफिट मिलेगा। रेंट, कहीं घर में पैसा लगाया तो किराया मिलेगा, किसी को पैसा लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, किसी बिजनेस में पैसा लगाया तो प्रॉफिट मिलेगा। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों ही इन्वेस्टमेंट करने पे इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम इसको कॉमन टर्म यूज़ करी जा सकती है। और दूसरा हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये सारे बेसिकली फैक्टर इनकम्स हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है वो फैक्टर इनकम होती है, इनकम में आती है। नॉन फैक्टर सर्विसेज वाली पॉइंट नंबर ए सर्विसेज में आ जाती है। तो फैक्टर सर्विसेज की इनकम इनकम में, नॉन फैक्टर सर्विसेज वाली पॉइंट नंबर ए सर्विसेज में आती है। क्लियर? सूर्यांश समझ आ गया? यस सर। सूर्यांश आपको समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है ना। तो विजिबल्स, अब आप अगर हम इस डेटा को देखें, ये यूएस डॉलर में आईएनआर का इधर दिखा हुआ है, अपने को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो डेटा समझना है। मर्चेंडाइज में हमारा डेफिसिट था 189,459 का। इनविजिबल्स में टोटल इनविजिबल्स कितना है? सरप्लस है 150,694। ये एक्चुअल डेटा है हमारा सारा 2021-2022 का। तो मर्चेंडाइज में 189 का डेफिसिट है, इनविजिबल्स में आपका 150,694 का सरप्लस है। जो बोल्ड है ये टोटल है सारा, ये अगर नीचे के सारे आप जोड़ोगे तो ये आपका यहाँ पर यही आएगा इनविजिबल्स का। विजिबल्स प्लस इनविजिबल्स टोटल करंट अकाउंट हो जाएगा आपका। ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 798,764 की रिसीट्स आई, 837 की आपकी पेमेंट्स आई, 38,000 का यहाँ पे करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है 38,766 का। ठीक है ना। तो मर्चेंडाइज, भाई दो ही चीज़ होती है, तो विजिबल्स या इनविजिबल्स, दोनों को जोड़ लो तो करंट अकाउंट आ जाता है। ये करंट अकाउंट में मेरा डेफिसिट है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट का मतलब रिसीट्स या पॉजिटिव आप उसको बोलोगे, डेबिट का मतलब पेमेंट या आप उसे नेगेटिव बोलोगे। पैसे के फ्लो को ध्यान देना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, सामान नहीं देखना है, पैसा देखना है। ठीक है। तो ये आपका करंट अकाउंट का टोटल हमें पता पड़ गया। देयर वाज अ डेफिसिट 38,766 यूएस डॉलर्स का हमारा डेफिसिट था 21-22 में। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। ये कैपिटल अकाउंट आपका आ गया। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो हिस्से, एक तो एफडीआई। अब इसमें थोड़े एक्स्ट्रा कॉलम्स है जो आपके काम के नहीं है, जो आपके काम के हैं मैं उसको कलर कर रहा हूँ। एफडीआई आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट्स, ये इन इंडिया, और इसको सबको मैं हाइड कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया नंबर 1। कितना हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट? 478 का रिसीट हुआ, क्रेडिट हुआ, 456 का डेबिट हुआ, नेट नेट सरप्लस है 21,809 का। किसका साइन आउट हो गया था अभी? सूर्यांश का। ओके। 478 का क्रेडिट है, 456 का डेबिट है, 21,809 का सरप्लस है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पैसा आया हमारे पास ज़्यादा है, गया कम है। तो पैसा ज़्यादा हमारे पास आया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। उसमें भी अगर हम इंटरनली देखें, एफडीआई में सरप्लस था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डेफिसिट था। दोनों को जोड़ोगे तो आपका 21,809 का नेट नेट सरप्लस आ जाएगा। समझ आया आयुषी? यस सर। ओके। या नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है। लोन्स, लोन में क्या क्या है? एक तो एक्सटर्नल असिस्टेंस, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ। कमर्शियल बोरोइंग्स, इसको भी हटा देते हैं। और क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया। शॉर्ट टर्म लोन्स लिखा हुआ नहीं है, शॉर्ट टर्म टू इंडिया। बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, ये आपने पढ़ा है। तो लोन में एक हो गया एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक हो गया आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये हटा दो ऐसे MLNT, इसको लिख देते हैं हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। और दूसरा आ गया आपका शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडिया, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट। फिर आ गया आपका बैंकिंग कैपिटल तीसरा,
चौथा रुपी डेट सर्विस, जो सिर्फ हमने पढ़ा है उसका मीनिंग नहीं समझ, वैल्यू भी बहुत कम होती है इसकी, इसलिए बुक्स में जनरली दिया नहीं होता है, बट इट इज़ पार्ट और अदर कैपिटल। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, बैंकिंग कैपिटल, रुपी डेट सर्विस, अदर कैपिटल। ठीक है ना। अब आप मिला लीजिए, आपके मैच कर लीजिए आपकी नोटिंग से, टोटल कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारा मैच कर लो यहाँ तक, टोटल कैपिटल तक। किसी का मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ लीजिए। फिर आ गया। आ गया समझ में सूर्यांश? Yes, sir. ओके, सो अब आयुषी को बताना है कि बैंकिंग कैपिटल से बैंकिंग कैपिटल का जो बैलेंस था वो सरप्लस था या डेफिसिट था? बैंकिंग का सरप्लस सरप्लस है। कितना सरप्लस है? 85,807। ये कहाँ पढ़ लिया आपने 85,000? मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं। अच्छा तो कैपिटल का है, सॉरी। नहीं, सिर्फ बैंकिंग कैपिटल का पूछ रहा हूँ मैं। सिर्फ बैंकिंग में है, नहीं, एक मिनट, प्लस करना पड़ेगा। सिर्फ बैंकिंग कैपिटल में डेफिसिट है, सरप्लस है? सिर्फ बैंकिंग में होगा, एक मिनट सर। आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। सब, हाँ, ये सरप्लस है 6,669। 69 का, ठीक है, ओके। सूर्यांश को बताना है एक्सटर्नल असिस्टेंस में पेमेंट कितने का हुआ था। एक्सटर्नल असिस्टेंस में पेमेंट कितने का हुआ था? सूर्यांश को बताना है एक्सटर्नल असिस्टेंस में पेमेंट कितने का हुआ था। एक्सटर्नल असिस्टेंस में पेमेंट्स कितने के हुए थे? मैं बताऊं? नहीं, उसको बताने दीजिए और आप उसको बताने दीजिए। तो क्या होता है, रियल टाइम, जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था पीछे, तो रियल डेटा को पढ़ना आना चाहिए। डेटा आपको याद नहीं रखना है, बट इस डेटा को पढ़ना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आपके सामने डेटा यार आपको यार ये क्या आ गया, हमने कभी देखा ही नहीं है। तो रियल डेटा आपको फ्लेवर आना चाहिए, भाई हाँ ऐसा होता है डेटा, और आप रीड कर पाओ उसको। आता है सूर्यांश आपको देखना एक्सटर्नल असिस्टेंस की पेमेंट्स? सूर्यांश आवाज़ आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. आवाज़ आ रही है, ओके। सो एक्सटर्नल असिस्टेंस कौन सी उसमें लिखा हुआ कॉलम में, बताओ। So loans के नीचे लोन्स के नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल असिस्टेंस, ओके। सबसे पहले कितना नंबर लिखा हुआ है उसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस के सामने? sir 10,990 10,000 है। ये कॉलम किस चीज़ का है, क्या हेडिंग है इस कॉलम का? credit. क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ क्रेडिट? शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का मतलब क्या, पैसे मिलना क्रेडिट होता है या पैसे पे करना क्रेडिट होता है? मिलना मिलना। मिलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? credit. रिसीट्स। हाँ वही ठीक है ना। risk. तो क्रेडिट बोलो चाहे रिसीट्स बोलो एक ही बात है। तो पेमेंट कहाँ पे आएगा? पेमेंट होता है डेबिट। डेबिट का मतलब हो गया पेमेंट। ठीक है ना। तो क्रेडिट बोलो चाहे रिसीट्स बोलो, अच्छा पैसा मिल रहा है तो रिसीट्स को मैं पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ, पॉजिटिव साइन है उसमें, प्लस है। तो क्रेडिट्स, रिसीट्स, पॉजिटिव साइन, तीनों एक ही बात है। ये सिलेबस की बात है, ये आपको लिख पता होनी चाहिए। आपकी बुक में भी पेज नंबर 401 पे नीचे नीचे ये चीज़ लिखी गई है। डेबिट, पेमेंट्स, नेगेटिव साइन, ये तीनों एक ही बात है। तो अब सूर्यांश बताइए एक्सटर्नल असिस्टेंस की पेमेंट्स कितनी है? So 5,625. 5,625। अब एक्सटर्नल असिस्टेंस को देख लेते हैं। 10,990 तो मुझे मिले, एक्सटर्नल असिस्टेंस के थ्रू मुझे 10,990 रुपये मिले। 5,625 रुपये मैंने दे दिए,
तो रिसीट में से पेमेंट माइनस करो, रिसीट ज़्यादा है तो मेरे पास 5366 बच गया, तो दिस इज़ बैलेंस। चैप्टर क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कितना बैलेंस बच रहा है, पैसे मिले ज़्यादा या दिए ज़्यादा, बैलेंस है। तो 5366 मेरे पास बच गया, ज़्यादा बच गया, सरप्लस बच गया पैसे का, क्योंकि मुझे मिले ज़्यादा है। समझ आया सूर्यांश? Yes, sir. अच्छा आप बताइए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पेमेंट्स कितने की थी? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पेमेंट्स कितने की थी? आई थिंक टाइम बहुत हो गया है, चलिए लास्ट बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे इसको कल डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पेमेंट्स कितने की थी? So 389, 764. नहीं, देखो 389 तो रिसीट्स है, क्रेडिट मतलब रिसीट्स, पेमेंट मतलब डेबिट। तो पेमेंट है 406542 की। समझ आया सूर्यांश? Yes, sir. ओके चलिए, अभी टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया, कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा समझ लेंगे, छोटा सा ही और बचा है बस ये, तो आपको एक रियल डेटा का फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमने गवर्नमेंट बजट का भी चैप्टर किया था, उस टाइम मैंने आपको बजट दिखाया नहीं, तो मेरे बीच के अंदर कभी मैं आपको उसका भी रियल डेटा दिखाऊंगा, तो आपको एक फ्लेवर आएगा भाई इस तरह का बजट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं, कुछ टॉपिक रह गए वो प्लस ये डेटा कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।